पाकिस्तान के 3 सूबों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर दरियाए सिंध के अंदरूनी हिस्से में कई किलोमीटर तक फैले जंगलात और अराजी का कच्चा गुज़िश्ता 4 दहाइयों से डाकुओं के लिए महफूज पनाहगाह, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नो गो एरिया बना हुआ है, जहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वक्फे वक्फे से ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें अब तक मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद तो कई खतरनाक डाकू हलाक हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद रहीम यार खान, राजनपुर, सादकाबाद, घोटकी, कशमोर, शिकारपुर और सक्खर के कच्चे से डाकू बासानी अगवा बराए तवान की अरबों रुपए की इंडस्ट्री चला रहे हैं। इस वक्त भी घोटकी में डीआईजी सक्खर डिवीजन फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की सरबराही में खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिंध पुलिस के इन अफसरान डीआईजी सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ और एसएसपी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो से जानते हैं कि ये कच्चा है क्या, डाकू अगवा बराए तवान की वारदातें किस तरह करते हैं और डाकुओं के खात्मे के लिए सिंध पुलिस क्या इकदामात कर रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त भी घोटकी के कच्चे में पुलिस की जानिब से खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी सरबराही डीआईजी सक्खर डिवीजन फैसल अब्दुल्ला चाचड़ कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कच्चे का इलाका है क्या, कितने एकड़ यहाँ पे जमीन है, जंगलात हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रसाई यहाँ तक मुमकिन क्यों नहीं हो पाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कच्चे का इलाका जो भी बचाव बंद है उसके दरमियान जो भी इलाका आता है उसको कच्चे का इलाका कहते हैं। क्योंकि जब भी दरिया में तूफ़ानी आती है या पानी आता है गर्मी के मौसम में, तो ये बंद होता है, इसके दरमियान ये दरिया बहता है और इसमें जो भी इलाका आ जाता है वो ज़ेरे आब आ जाता है। इस वक्त तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया होगा पूरा, जहाँ पर ये बंद है, बचाव बंद है दोनों साइड पे। दरिया के इस तरफ जिस तरफ हम खड़े हुए हैं, ये सक्खर रेंज का इसमें इलाका आता है, जिसमें पहले घोटकी, उसके बाद सक्खर और कुछ हिस्सा खैरपुर को भी लगता है। जो परली साइड है उसमें आपका कशमोर है और शिकारपुर है, जो लाड़काना रेंज के हैं वो इसमें आते हैं। कच्चे का इलाका इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पे ऑपरेट करना, जैसा मैंने आपको बताया, जब पानी आ जाता है तो वहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आपका महदूद हो जाता है सिर्फ कश्तियों के ऊपर उनकी आमदोरफ्त करना। तो हमारा जो भी यहाँ पर रसाई होती है सबसे ज़्यादा वो हमारी इसी मौसम में होती है, जो सर्दियों का मौसम होता है जब पानी कम होता है। अच्छा, डाकू आमतौर किस तरह करते हैं? खास तौर पे वो मोटरवे तक, जीटी रोड तक पहुंच जाते हैं, वहां से अगवा बराए तवान के लिए वारदातें करते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं? देखिए जी, डाकू उसी रास्ते से पहुंचते हैं जहां से आम लोग भी आते हैं, क्योंकि देखें कच्चे में सिर्फ डाकू नहीं है, यहाँ पे लाखों की आबादी आबाद है और सब डाकू नहीं है। इसमें डाकू सिर्फ वो हैं जो क्राइम करते हैं, लेकिन उनकी वजह से आम शहरी जो यहाँ पर रहते हैं वो भी परेशान होते हैं। अच्छा, दीगर जो यहाँ पे माजी में हमने अफसरान बताते थे, उन्होंने सिफारिश की है जो कच्चे को 10 टावर जहाँ से उनके मोबाइल चल रहे हैं उन्हें बंद कराने के लिए सिफारिश की थी पीटीए को। इस हवाले से कोई इकदामात किए गए हैं? क्योंकि ज़्यादातर आप बता रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, वहाँ से वो फुटेजेस भी तशद्दुद की वायरल करते हैं मुग़वियों के वसा को प्रेशर देने के लिए। तो उन टावर्स पे बंद करने के हवाले से कोई बातचीत मजीद आगे बढ़ी है? देखिए, टावर से ये तो फ़ायदा होगा कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन देखिए साथ में हमें भी इश्यूज़ होंगे कि हम किस तरह से मॉनिटर करेंगे। और आम लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना कारोबार करते हैं। अब आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अपने काम शुरू किए हुए हैं, तो वो ऑनलाइन उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। कुछ क्रिमिनल की वजह से अगर सारे लोग डिस्टर्ब होंगे तो ज़ाहिर है ये ऊपर लेवल पर भी इस बात को इतना नहीं वो तक़वियत मिल रही है कि टावर बंद कर दिए जाएं। अच्छा, मजमूई आबादी पूरे कच्चे की, सिंध के कच्चे की बात करें तो कितनी आप बता सकते हैं, और कितने डाकुओं के गैंग काम कर रहे हैं, कितने खतरनाक डाकू हैं जो इनाम याफ्ता रुपोश हैं कच्चे में? देखिए, मैं सिर्फ सक्खर रेंज की बात कर सकता हूँ, 4 से 5 लाख की आबादी होगी, लेकिन उसमें जो डाकू हैं वो हार्डली कोई 100-150 से ज़्यादा नहीं होंगे जो हार्डन क्रिमिनल है। और अगर आप हेड मनी वालों की बात करें तो हमारे पास 35 से 40 हेड मनी के हैं जो दोनों साइडों पे काम करते हैं, कशमोर, कंदकोट और शिकारपुर में भी, और इस साइड पर भी काम करते हैं वो। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों आईजी सिंध ने बताया कि अब तक 11 मुग़वी ऐसे हैं जो कच्चे में डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो से जानते हैं कि घोटकी में कितने ऐसे मुग़वी हैं जो डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं और उनकी बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, घोटकी डिस्ट्रिक्ट का अभी एक ही आउटस्टैंडिंग किडनैप है
वो कोई 7 माह पहले हनी ट्रैप पे था। हमारी कोई फोर्स किडनैप कोई भी नहीं है। सारे पुलिस की और रेंजर्स की कोशिशों से और जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो सारे रिकवर हुए। एक हमारा मगवी है जो हनी ट्रैप पे खातून की आवाज़ पे गया है, उसकी लास्ट लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और शिकारपुर में। वो हम तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के इन पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 11 हमारे मगवी हैं कच्चे में, उनको भी हम रिकवर करवाएं। डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला, चाचड़ से जानते हैं कि सखर डिवीजन में ये कितनी चौकियां कायम की गई हैं और कौन कौन से जदीद असला जो है यहाँ पे फराम किया गया है पुलिस एहलकारों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप सिर्फ घोटकी ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा चौकियाँ हैं जो पूरे बंद पे यहाँ पर हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं होती है कि तमाम की तमाम चौकियाँ हम हर वक्त उनको रखें। हमारे मैन पावर के लिहाज से हम इनको शिफ्ट भी करते हैं ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सरप्राइज मिले। अगर उनको पता होता है कि पक्के यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, ज़ाहिर है वो वहाँ से नहीं गुजरेंगे, उसके साथ कोई और जगह ढूंढ लेंगे। इसलिए हम अपनी मैन पावर को मूव करते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, चौकों पर हैं, ज़रा उन पे तो हम पक्की रखते हैं डिप्लॉयमेंट। उसके अलावा जो पूरे बंद पे हैं हम उनकी फिर मैन पावर शिफ्ट करते रहते हैं ताकि क्रिमिनल्स को एक सरप्राइज मिले और वो अगर कहीं से भी प्लान कर रहे हो उधर मुकाबला हो जाए और वो कैफर करदा तक पहुंचे। बिल्कुल इस तरह की चौकियां पूरा जो तकरीबन अगर हम बात करें कचमोल से सखर बैराज तक तो ये 160 किलो मीटर का बंद बनता है और यहाँ पे मुतद्दिद चौकियां कायम की गई हैं। मैं एक चौकी का अंदर से विजिट आपको कराना चाहूंगा कि यह आप अंदर आके देखें कि यहाँ पे जवान चौकस जदीद हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। दोनों अतराफ उनकी नजर है क्योंकि डाकू इसी बंद से उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। दिन हो रात हो तो यहाँ से सर्विलेंस जारी रहती है। इसके साथ साथ जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल होता है सर्विलेंस के लिए। जबकि जब पुलिस के जवान कच्चे में उनकी कमीन गाहों तक पहुंचते हैं डाकुओं की तो उन्हें भी नजरे आतिश कर दिया जाता है। कच्चे में जारी पुलिस ऑपरेशन के लिए आरआरएफ के पुलिस जवान भी हिस्सा ले रहे हैं मुकामी पुलिस के साथ। डीआईजी सखर से जानते हैं कि आरआरएफ के कितने जवान यहाँ पे ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या पुलिस एहलकारों को जो कच्चे में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जा रहा है। हमारे पास टोटल 4 प्लटूने हैं मुख्तलिफ जगहों पे और उन चारों में हर प्लटून की तादाद 20-20 है, यानी टोटल 80 जो है वो जवान हर वक्त हमारे पास आरआरएफ के मौजूद रहते हैं और ये फिर रोटेट भी होते हैं। उनकी प्रॉपर लीव पॉलिसी है, हर 48 दिन के बाद 12 दिन की वो छुट्टी जाते हैं। जहां तक बात रही अलाउंस की तो आरआरएफ को अपना एक बेसिक अलाउंस ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो उनका तो एक जो हमारे बाकी जवान हैं आईजी साहब की मेहरबानी से और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है कि जितना एक कच्चे में लोग डिप्लॉयड है उनको कच्चा एरिया अलाउंस स्टार्ट किया है, वो अभी उनको मिलना शुरू हो गया है, तो उससे भी उनके मोराल को बूस्ट करने में बहुत मदद मिल रही है। अच्छा, कच्चे में अंदर कोई सरहदें नहीं होती हैं। हमने ये जब देखा है कि सिंध पुलिस ऑपरेशन करती है तो ये डाकू पंजाब की तरफ चले जाते हैं, जब पंजाब पुलिस करती है तो ये सिंध मुंतकिल हो जाते हैं। तो कोई मुश्तरका ऑपरेशन के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है डाकुओं के खात्मे के लिए। देखिए, दरिया के दोनों साइडों में, इस साइड पे सखर है, परली साइड पे लाड़काना है, तो हमारी तो कोऑर्डिनेशन रहती है क्योंकि सिंध पुलिस से है। बाकी पंजाब पुलिस एक अलग प्रोविंस है, उससे भी हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। यानी जब भी हम ऐसे कोई मुल्हिका इलाके में ऑपरेशन करते हैं जिसमें हमें खदशा होता है कि जैसे ही हम ऑपरेशन करेंगे वो भाग के उस तरफ चले जाएंगे, वो हम, जिस तरह मैं डीआईजी सखर हूं तो मैं डीआईजी भावलपुर से रिक्वेस्ट करता हूं, वो एसएसपी रहीम खान और जैसे राजनपुर जो है वो फिर आ जाते हैं, अपनी नफरी आगे ले आते हैं ताकि वो भाग के उनकी तरफ ना जाए। घोटकी पुलिस की जानिब से कच्चे में जारी ऑपरेशन के दौरान कच्चे के डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद को मुफ्त कानूनी मामलत फराम करने के साथ सरेंडर करने की ऑफर की गई है, जिसके बाद गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 9 डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद ने खुद को घोटकी पुलिस के हवाले कर दिया है हथियार डाल के। 2 लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खुद को घोटकी पुलिस के हवाले किया है। आप अपना नाम बताइएगा। नाम अब्दुल रहीम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पे कौन से मुकदमात थे। असाडा अमीरा ना घर इंदी वजह कनु साथे थोड़ा पार्टी ने चक्कर ने इंदी वजह कनु बुक चोंदे पे ना मेरे को पता कोनी तो केस थी यानी गाल पंद एसपी साहब यानी जो यो मुतालबो तो हाथ दीवाने ऐसा हाथ लेने पानी खुशी ना ऐसा हिलाल पकाना। आपका नाम बताइएगा। इरफान। अच्छा, ये बताइएगा आप कौन से जुर्म में आप थे मुकदमे में। एक अगवा केस था। गिरफ्तारी क्यों पेश की है। गिरफ्तारी बस ऐसे पेश की है,
शहर घूमते हिलाला ये हो जाएगा। हम शहर अब आएगा, कोई मसला नहीं है, पुलिस के साथ में पेश आओ। आज से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं पेश की? इस तरह के ऐलानात तो पहले भी होते रहे हैं। बस पहले पेश क्यों नहीं किया था? अभी एसएचओ साहब आए थे, ये अच्छा आदमी है, इसी ने कोई बताया, कोई हाथ फेराई या फुल फेराई, कोई नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा, एसएसपी साहब दीगर साथियों के लिए क्या पैगाम देंगे जो कच्चे में बैठे हुए हैं आपके उसको भी साथ? वही पैगाम देंगे, इधर आए पेश से, कोई भी कुछ भी नहीं है। देखिए, माजी में पुलिस की जानिब से ऐसे ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान रहा है। जो अंदर कच्चे में जुराइम पेशा अफराद बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं, उनमें ये खौफ होता है कि अगर वो अज खुद गिरफ्तारी देते हैं हथियार डाल के, तो उन्हें जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी ना कर दिया जाए या हलाक ना कर दिया जाए। लेकिन इस बार अफसरान, जो डिवीजनल अफसरान हैं, उन्होंने इस बात को यकीन दहानी कराई है कि जो भी जुराइम पेशा अफराद खुद को पुलिस के हवाले करेंगे, उन्हें मुफ्त कानूनी मामलत दी जाएगी। और 7 पहले भी डाकुओं ने अपनी गिरफ्तारी पेश की है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि आज भी 2 डाकुओं ने गिरफ्तारी पेश की है। जी 4 फरवरी को कराची के इलाके मोचको में घर के अंदर से एक खातून की लाश मिली, जिसे उस वक्त कत्ल किया गया। और उसके बाद फिर पुलिस ने जब तहक़ीक़ात का आगाज़ किया तो सिर्फ़ और सिर्फ महज 3 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया गया। इस केस के न सिर्फ मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए, बल्कि मुल्ज़िमान ने अपना इकरार जुर्म भी कर लिया है। इस हवाले से हम जानेंगे SSP किमाड़ी मोहम्मद फैज़ान साहब से कि ये वाक़या क्या हुआ था और पुलिस ने इसको किस तरह सेल किया। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वाक़या एक्चुअल हुआ क्या था और किस तरह से आप लोगों ने मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट किया? बेसिकली ये 4 फरवरी को हमें इत्तला एक मिली थी। मुशर्रफ कॉलोनी में बेसिकली पुलिस स्टेशन मोचको का इलाका है कि जो है वो पड़ोसियों ने हमें इत्तला दी थी कि बच्चे बेसिकली इस औरत के पास, जो आयशा है 22 साल, इसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं तो उन्होंने बताया कि हम गए हैं तो जो है वो टीचर जो है आयशा जो है वो कंबल लेके सोई हुई हैं और हमने हिलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम वापस आ गए। तो उसकी जो पड़ोसन थी उसने जाके चेक किया, जब उसको हिलाया तो वो मुर्दा हालत में थी। तो फ़ौरन उन्होंने 15 पे इतला दी तो पुलिस पहुंची। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें, पहले आप कह लें कि इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिली थी। SHO को हमने मौके पर रवाना किया। मौके पर रवाना करने के बाद बॉडी को हमने टेक ओवर किया। तो प्रेमा फिशाई जब हमने थोड़ा सा बॉडी को इंस्पेक्ट किया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि गले में किस चीज़ का निशान है और या गला घोट के या किसी और चीज़ से इसको मारा गया है। फ़ौरन इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हमने इसको बॉडी को जो है वो MLO के साथ भेजा हमने ट्रॉमा सेंटर, और इसका हमने जो है वो वहीं से हमने तफ्तीश की स्टार्ट की। तो जब पोस्टमार्टम के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इसको गला घोंट के मारा गया है। और इसमें एक चीज़ जो दूसरी पोस्टमार्टम निकली कि वो तकरीबन 6 महीने की हामला भी थी जो आयशा थी। तो इब्तदाई जो तफ्तीश हमने इनके घर से स्टार्ट की, जिसमें इसके शौहर को, जिसका नाम आरिफ है, उसको हमने तफ्तीश में पहले लिया। फिर उसकी जो सास थी, इलाके से जो इनके पड़ोसी थे, उनसे मालूमात ली तो पता चला कि घर में थोड़ी सी चपकलिश रहती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा। और फिर जो आयशा की फैमिली थे, उसके फादर थे, क्योंकि बॉडी भी हमने उनको हैंड ओवर की थी, जो फिर तदफीन करने के बाद आए और उन्होंने अपनी FIR करवाई। लेकिन वो FIR भी नामालूम थी, किसी पर उनको शक नहीं था। फिर हमने टेक्निकल बेसिस पे चीज़ों को जो है देखना शुरू किया। फिर हमें ये पता चला कि जो आयशा थी उसने जो है वो एक सोने की चैन भी पहनी हुई थी और सोने की बालियां भी उसने पहनी हुई थी, जो कि जब हमने लास्ट को हमने टेक ओवर किया तो उस वक्त ये चीज़ें उसने नहीं पहनी हुई थी। इसका मतलब था किसी ने जब उसको मारा है तो ये चीज़ें उसने उतारी हैं। तो एक थोड़ा सा शक का दायरा हमने थोड़ा इसको वसी किया और सिर्फ जो हम उसके हस्बैंड पे या उसकी सास पे काम कर रहे थे उससे हटके जब हमने काम किया तो हमें जो इनके किराएदार थे, जो इसी घर के ऊपर रह रहे थे, जो पिछले 5-6 महीने से इनके किराएदार थे, बेसिकली उसमें एक नवाब खान था और उसकी बीवी रुखसाना थी। उनको जब हमने इसमें लिया और थोड़ा सा जब उसके सख्ती से थोड़ी हमने की तो हमें ये पता चला कि ये मर्डर जो है वो ये दोनों हैं। और बेसिकली ये इन्होंने इसको मर्डर करने की वजह भी यही थी कि घर में जब उसको अकेला पाया, सुबह जब इसका शौहर और सास नहीं थी, तो इन्होंने जो है उसके घर पे गए, उसके साथ ज़बरदस्ती की और चैन और जो है वो सोने की बालियाँ लेने की कोशिश की। क्योंकि वो थोड़े गरीब थे, उनके पास वो गुजारा नहीं हो रहा था, तंग थे, तो उन्होंने इस अमल को जो दोहराया। जब उन्होंने इससे ये चीज़ें जो हैं वो अपना ज़बरदस्ती से ली हैं तो आपस में स्कफल के बाद फिर जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने फिर इसको मारना ही गवारा समझा और ज़ारबंद से बेसिकली इसके गले को दबाया गया। फ़ौरन जो है दोनों को हमने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है हमने इनसे तफ्तीश का आगाज़ किया।
जी, मोजको में कत्ल की गई आयशा के घर पे हम मौजूद हैं और इनके वालिदैन से हम बात करेंगे कि किस तरह से वाक़या पेश आया था और उनको क्या मालूमात हासिल हुई थी। पुलिस ने तो अपना काम किया, लेकिन हम इनसे भी जानेंगे कि वो पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा के वालिद खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि आपको वाक़ये की इत्तला कब मिली थी और एक्चुअल वाक़या हुआ क्या था? सर जी, मुझे तकरीबन मैं जॉब कर रहा था फैक्ट्री के अंदर मंगल वाले दिन। तो मंगल को तकरीबन 6 बजे मेरी छोटी बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि अब्बू आप घर आ जाएं फटाफट। बस वो घबराई हुई थी, रो रही थी। तो मैं फ़ौरन जो है ना घर आया अपने बड़े बेटे को लेके, वो भी मेरे साथ जॉब करता है। उसको लेके जैसे हम घर पहुंचे हैं, घर में जो है ना आते ही मेरी बेगम और बच्चे रोने लगे कि अब्बू हमारी आयशा मर गई, हमारी आयशा बाजी मर गई। तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, जिसकी वजह से फिर हमने उसी टाइम जो है ना कार बुक कराई। और कार पर जब हम पहुँचने लगे तो मारीपुर के अंदर इतनी शदीद ट्रैफिक जाम थी कि मैं तकरीबन पहुँचते पहुँचते मुझे 2 घंटे लग गए थे। और वहाँ जाने के बाद लाश हमने देखी नहीं, लेकिन इलाके मकीनों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जिसने मारा है हमें नहीं पता। खैर घर के अंदर लाश पाई गई है, इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई इनमें से एक बंदा मिसिंग है, जो ऊपर का किराएदार है वो मिसिंग है। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो वो बंदा उस टाइम हैदराबाद जा चुका था। अब वो किस टाइम गया है किस टाइम नहीं गया वो हमें नहीं पता, लेकिन जुमेरात वाले दिन जो है ना वो बंदा पाया गया कहाँ पे, हैदराबाद से। उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और उनसे जो है छानबीन की। तो जुमे वाले दिन जब हम अपने जो है ना बेटी के ससुराल गए स्वयं के लिए, तो तकरीबन 4 या 4:30 का दरमियान था कि उस टाइम पुलिस वाले खुद आए और उस लेडीज़ को जो है ना, जो उनकी वाइफ थी, उनको उठा के ले गए। उस टाइम तक हमारे इल्म में ये नहीं था कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अच्छा, हम वहाँ बैठे हुए थे, आधे घंटे बाद ऐसे जो उसका आयु साहब का फ़ोन आया कि खुर्शीद साहब आप कहाँ हो, आप ज़रा थाने आए। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं बैठा हूँ अभी मारी इधर मुशर्रफ कॉलोनी। तो उन्होंने कहा अगर आप मुशर्रफ में हो तो वहीं मौजूद रहे, हम वहीं आ रहे हैं। उनके इंतज़ार करते 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 तकरीबन हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के अंदर वो पूरा जो है ना मोबाइल में वो लेडीज़ को भी लेकर आए और उनके हस्बैंड को भी लेकर आए, लेकिन हमने सिर्फ लेडीज़ को देखा, उसके हस्बैंड को नहीं देखा। उसके बाद वो मुझे कह रहे हैं कि आपका मुजरिम पकड़ा गया है और ये किराएदार आपके मुजरिम है। यार ये बताइएगा कि क्या कभी आपकी बेटी ने उन किराएदारों से मुतालिक कभी कोई शिकायत की या उनके साथ आयशा का रवैया कैसा था? हाँ, जब भी मेरी बेटी बिला नागा जो है ना रात को 8 साढ़े 8 बजे मुझे लाजमी कॉल करती थी, क्योंकि उनको पता था अब्बू का टाइम 8 साढ़े 8 का टाइम है, घर पहुंच जाते हैं। तो उनके हस्बैंड भी तकरीबन 8 बजे आ जाते थे। तो हस्बैंड के मोबाइल से मुझे फ़ोन करती थी और मेरे से बात करती थी, अपनी बहनों से, और सबसे ज़्यादा अपनी वालदा से बात करती थी। तो उसने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि जो है ना मेरे किराएदार ऐसे थे या मेरे किराएदार ऐसे थे। हालांकि उसका जब भी ये बात होती थी वो कहती थी कि जो मेरी ऊपर वाली किराएदार है जिसका नाम है रुखसाना, जो इस टाइम मुजरिम है, वो हमारे घर आ जाती थी। अमूमन वहाँ लाइट नहीं होती थी, तो जो मेरे जो बेटी के ससुराल हैं वहाँ पे सोलर के ऊपर उनकी जो है ना गैस की मशीन चलती थी। तो उस पर आके कभी कभार खाना बना लेती थी, कभी आके वहाँ बैठी रहती थी, मेरी बहन बेटी के साथ बहुत गप्पे लड़ाती थी। एक लिहाज से आप ये समझ लें कि मेरी बेटी का भरोसा जीत के उन्होंने ये काम किया। आयशा के चाचू जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब इनका नाम है। हम इनसे पूछते हैं कि पुलिस ने कातिल गिरफ्तार किए, आप क्या समझते हैं, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है नहीं है या अभी भी केस में कोई फ्लॉज है? नहीं, माशाल्लाह से पुलिस से इस वक्त बहुत मुतमईन है हम लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत जिद्दोजहद से, बहुत मेहनत से उन्होंने कातिलों को गिरफ़्तार किया। इस बात से हमें बहुत खुशी है, क्योंकि जब तक कि गिरफ़्तार नहीं किया था तो हम लोग सारे घर वाले बहुत अपसेट थे, बहुत परेशान थे, पोस्टमार्टम से भी और हर चीज़ से, मतलब बहुत तकलीफ़ में थे हम क्योंकि नहीं चाहते थे कि हम पोस्टमार्टम वगैरह हो तकलीफ़ में हो, तो पहले ही तकलीफ़ में थे वो। तो ये है कि अभी उनके कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो बहुत खुशी है और बहुत सिंध गवर्नमेंट से भी और पुलिस से भी बहुत मुतमईन है हम इंशाल्लाह। अहले खाना ने जैसा कि बताया कि वो पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमईन है, और लेकिन ये बहरहाल मुआशरे में एक सवालिया निशान ये केस छोड़ के जा रहा है कि हम किराएदार जो भी रखें तो उसके बारे में पुलिस को उससे मुतालिक ज़रूर आगाह रखें। जैसा कि SSP किमाड़ी फैज़ान अहमद ने भी बताया था कि टेनेंट एक्ट के तहत उनके पास ये तमाम तर मालूमात थीं, और लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का सानिया पेश आ गया। तो गुजारिश यही है आवाम से भी कि अगर कोई किराएदार रखा जाए तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा ली जाए।